नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके वेल्थ के डिस्ट्रॉयर के बारे में जानेंगे। वो तो कौन से डिस्ट्रॉयर हैं जो आपके वेल्थ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म कर देते हैं। तो पहला है इन्फ्लेशन, जो आपकी वेल्थ की वैल्यू को कम कर देता है, और दूसरा है टैक्स, जो कि आपकी इनकम पे गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या है, वो देखेंगे। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। दिन ब दिन जो भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज करते हैं उसके प्राइस लगातार इंक्रीज होती रहती हैं, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो सुबह में उठ के जब आप चाय पीते हो तो वो चाय की प्राइस, जिसमें चाय पी रहे हो वो मग की प्राइस, अगर ट्रैवल कर रहे हो तो व्हीकल की प्राइस, या एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने जाते हो तो वो टिकट की प्राइस। जो भी दिन ब दिन आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज करते हो उसकी प्राइस लगातार बढ़ती रहती है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये इन्फ्लेशन क्यों होती है उसके बारे में जानते हैं। उसके मेन 3 रीजन है। पहला है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाना। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों बढ़ती है उसके भी कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है, कभी कभी गवर्नमेंट उस पर टैक्स इम्पोज कर देती है, कभी कभी वेजेस, मैन पावर की वेजेस बढ़ जाती है, या तो फिर मैन पावर की शॉर्टेज हो जाती है। ऐसे मल्टीपल रीजन होते हैं, उसकी वजह से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और लास्ट में हमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। रिसेंट ईयर 2021 में अच्छी इकोनॉमी के चलते आयरन की प्राइस इंक्रीज हो गई थी, और रिजल्ट में हमें स्टील के जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उसमें कॉस्ट देखने को मिली थी। तो इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। दूसरा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कोविड-19 के टाइम पे ऑक्सीजन बॉटल की अचानक से डिमांड बढ़ गई थी, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन आपको अवेलेबल भी नहीं थे, या फिर ब्लैक मार्केट में ज्यादा पैसे देकर भी लाना पड़ता था। अब इस वजह से जो इन्फ्लेशन होती है उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, इसको हम वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। सैलरी जब आपकी बढ़ती है तो उसी के साथ आपकी स्पेंडिंग भी बढ़ती है, और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होती है उसे वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन रीजन है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ पे मनी की लिक्विडिटी लाने के लिए हमें और मनी का सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, और वो इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर देता है। आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो एक टाइम पे हमारे पास 10 पीपल है और 100 का मनी सप्लाई है, तो पर हेड स्पेंडिंग हो जाएगी 10 रुपीज, एंड कुछ साल के बाद, मान लो 30 साल के बाद वही नंबर ऑफ पीपल 10 से 50 हो जाते हैं। जब वो 50 होते हैं, अगर उस टाइम पे मनी का सप्लाई 100 ही रहा तो क्या होगा? पर हेड स्पेंडिंग है वो 2 रुपये आ जाएगी, और उस टाइम पे एक्सचेंज में दिक्कत आएगी। अब एक्सचेंज में दिक्कत आ रही है, उसको सही करने के लिए हमें मनी का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही मनी का सप्लाई बढ़ता है तो वो वहां पे इन्फ्लेशन ट्रिगर कर देता है। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमी अच्छी चलती है तो उस टाइम पे लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाती है, और वही स्पेंडिंग का फायदा लेके कंपनियां अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देती है, और वो इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर देता है। कभी कभी हमें लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन अगर पिछले साल 2021 की इन्फ्लेशन देखें तो 5.1% ही है। तो क्या सरकार इसे जानबूझ के कम दिखाती है? जी नहीं दोस्तों, इसके लिए तो डिफरेंट टाइप के इंडेक्स यूज किए जाते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, और इसके अंदर प्रोडक्ट का बास्केट बना के, एक पोर्टफोलियो बना के उसको मेजर किया जाता है। रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन चेक करने के लिए सीपीआई का, एंड होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन चेक करने के लिए डब्ल्यूपीआई का यूज किया जाता है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सीपीआई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। सीपीआई को चेक करने के लिए डिफरेंट सेक्टर के बास्केट बनाए जाते हैं, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, फूड सेक्टर, मेडिकल केयर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड क्लोथिंग सेक्टर। इस सारे सेक्टर को मिला के एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, और उसके थ्रू सीपीआई मेजर किया जाता है। अर्बन एरिया में सीपीआई चेक करने के लिए 460 प्रोडक्ट का, एंड रूरल एरिया में सीपीआई चेक करने के लिए 448 प्रोडक्ट का बास्केट बना के सीपीआई मेजर किया जाता है। वहीं पे डब्ल्यूपीआई को होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, और इसको मेजर करने के लिए बेसिक मेटल, मिनरल्स, मशीनरी,
फूड्स एक्सेट्रा जैसे सेक्टर को इंक्लूड करके एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। WPI को मेजर करने के लिए 697 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बना के उसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है CPI एंड WPI में, वो है सेक्टर वाइज वेटेज का। CPI में फूड सेक्टर का वेटेज 39% है, वहीं पे WPI में फूड सेक्टर का वेटेज 24% है। अब इससे होता यह है कि असल में जो इन्फ्लेशन होती है वो हमें कम और ज़्यादा दिखती है। जैसे कि हम 2006 से लेकर 2022 तक की इन्फ्लेशन देखें तो वो रेगुलर इन्फ्लेशन 110% है, वहीं पे फूड सेक्टर के अंदर हमें 350% की इन्फ्लेशन देखने को मिली है। अब आइए समझते हैं डिफ्लेशन क्या है। जब भी कोई कंट्री में रिसेशन की कंडीशन आती है तो उस टाइम पे लोग पैसा खर्चना बंद कर देते हैं, और जैसे स्पेंडिंग बंद हो जाती है वैसे ही इकोनॉमी थम जाती है और वहां पे ही इन्फ्लेशन माइनस में चली जाती है। और जब ये इन्फ्लेशन माइनस में चली जाती है तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। यानी कि जब अच्छी इकोनॉमी चल रही है तो उस टाइम पे नॉर्मल रेट से इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, और जब रिसेशन आता है तो डिफ्लेशन आती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री के अंदर रिसेशन आ रखा हो और वहां पे इन्फ्लेशन ट्रिगर कर दे। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जब कोई कंट्री के अंदर इकोनॉमी वर्स्ट परफॉर्म कर रही होती है और वहीं पे वर्ल्ड लेवल पे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि अक्सर ऑयल में देखने को मिलता है, ऑयल की प्राइस वर्ल्ड लेवल पे एक ही चलती रहती है। तो अगर कोई भी कंट्री वर्स्ट परफॉर्म कर रही है और वहीं पे ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और वो कंट्री के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। क्या हो सकता है ऐसा कि आपके पास 5 करोड़ 50 करोड़ या 500 करोड़ आ जाए और फिर भी आप गरीब कहलाओ? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है हाइपर इन्फ्लेशन के केस में। अब आओ समझते हैं हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। जर्मनी के एग्जांपल्स हैं। ये कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हो जाता है और जर्मनी उसमें हार जाता है। जब वर्ल्ड वॉर फिनिश हो जाता है तो उसके बाद दूसरी कंट्री के द्वारा, जो कंट्री विन हो गई है यानी कि ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस जैसी कंट्री के द्वारा जर्मनी के ऊपर फाइन इम्पोज कर दिया जाता है, और उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चुकाने की डेट थी जून 1921। अब जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे जर्मन मार्क की वैल्यू थी 4.2 से लेकर 7.9 जर्मन मार्क इज इक्वल टू $1। अब जब 1921 जून आती है तो उस टाइम पे जर्मनी के पास पैसे तो थे नहीं, तो ये सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा मनी प्रिंट कर लेते हैं और ज़्यादा मनी प्रिंट करके पैसा अपना कर्जा चुका लेते हैं। तो उस टाइम पे जर्मन मार्क की वैल्यू गिर के हो जाती है 330 मार्क इज इक्वल टू $1। अब ऐसे ही चलते चलते इन्होंने फिर से और मनी छाप लिया क्योंकि उनको दूसरा इंस्टॉलमेंट भी पे करना था। तो बाय 1922 के एंड तक इसकी वैल्यू हो जाती है 7,400 जर्मन मार्क इज इक्वल टू $1। अब जब इतना सारा वैल्यू गिर रहा है तो जब आम जनता भी देखती है कि इतना सारा अपना जर्मन मार्क का वैल्यू गिर रहा है तो हमें जितना हो सके उतना मैक्सिमम सामान ले लेना चाहिए, क्योंकि जो आज 10 जर्मन मार्क में मिल रहा है वो कंफर्म है कि कल 100 जर्मन मार्क में मिलेगा। अब इतनी सारी वैल्यू लूज करने की वजह से इतनी दिक्कतें आ रही थी कि जो बंदा मतलब नौकरी करता था उसको भी पेमेंट करनी थी, देश भी चलाना था, इकोनॉमी भी चलानी थी और इंस्टॉलमेंट भी पे करने थे। तो उस टाइम पे वो और मनी प्रिंट करते हैं और उसी के चलते 1923 के एंड तक 1 जर्मन मार्क की वैल्यू हो जाती है 4.2 ट्रिलियन मार्क। अब आपको समझ आ रहा होगा कि 4.2 ट्रिलियन मार्क की वैल्यू $1 के बराबर है। अब उस टाइम पे जर्मन मार्क की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि उन्होंने एक्सचेंज करने के लिए जो उनके पास पुराना 50,000 जर्मन मार्क का नोट था उसको रिप्लेस करके 5 लाख का कर दिया, उसके बाद 50 लाख का कर दिया, उसके बाद 5 करोड़ का कर दिया, उसके बाद 50 करोड़ का कर दिया, 500 करोड़ तक का कर दिया और लास्ट में 50 ट्रिलियन तक का नोट था उनके पास एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो यही होता है हाइपर इन्फ्लेशन के केस में, जब कोई भी कंट्री अपना ज्यादा मनी प्रिंट कर लेता है और अपनी वैल्यू लूज कर देता है। अब आइए समझते हैं गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। तो पहला है रेपो रेट इंक्रीज या डिक्रीज करके और दूसरा है मोर मनी प्रिंट करके। अगर आपको ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसका लाइक करें, अपने दोस्तों को इन्फ्लेशन के बारे में बताने के लिए शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।